नमस्ते सतेते जगत्कारणाय। नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय। नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय। नमो ब्रह्मणि व्यापिने शाश्वताय। त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्तृपात्रप्रहर्त्रे त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम् भयानां भयं भीषणं भीषणानां गति प्राणिनां पावनं पावनानां महोच्चैः पदानां नियन्त्री त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानां वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः। आप सबको नमस्ते। आर्य समाज के जो 10 नियम है उसकी लास्ट नियम आज करेंगे। 10 नियम, उससे पहले हमने 1 से 9 तक कर लिया था। हिंदी में है, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र है। हर व्यक्ति अपने लिए जो भला है वो करने में वो इंडिपेंडेंट है, फ्री है। पर सोशियली जहाँ बेनिफिशियल है उसमें उसको सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन के सामने अपने फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आपको पता है आजकल की जो जमाना है, ये फ्रीडम की जमाना है ना, एवरीवन वांट्स फ्रीडम। वैसे तो फ्रीडम में बड़ा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, हर प्राणी में है, हर पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा इंसान सब में ये इनबिल्ट है। पर क्या है कि फ्रीडम की अपनी एक लिमिटेशन होता है जब सामने भी कोई हो। जंगल में भी जो एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जो हमारे तरह नहीं होते हैं, हम इनको इंफीरियर समझते हैं, वो भी धीरे धीरे समझ जाते हैं कि मेरी फ्रीडम वहीं खत्म हो जाती है जब सामने की फ्रीडम में मैं घुसता हूं। तो उससे होता क्या है, जो जानवर नहीं समझ पाते हैं दूसरों की पेरीफेरी में घुसते हैं, बेचारे मारे जाते हैं। और इंसान तो इंसान के अंदर भी फ्रीडम है। अब क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। बच्चे माँ बाप से फ्रीडम चाहते हैं, बहू सास ससुर से फ्रीडम चाहती है ना, पति पत्नी आपस में थोड़ा फ्रीडम चाहते हैं, अब उनका नाम देते हैं जो भी हो। बच्चे टीचर से फ्रीडम चाहते हैं, सिटीजन्स गवर्नमेंट से रूल से रेगुलेशन से फ्रीडम चाहते हैं, काम करने वाले लोग अपने बॉस से फ्रीडम चाहते हैं। हर कोई किसी से फ्रीडम चाहता है। पर कितनी लिमिट तक किसको फ्रीडम मिल सकता है, नहीं मिल सकता है? क्या ऐसा कोई कंसेप्ट है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम, जैसे आजकल पिछले कुछ सालों से जिस तरह यूनिवर्सिटीज में बच्चों के माइंड ब्रेन वॉश किया जाता है ना, अबाउट द वकीजिम, कि एब्सोल्यूट फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्ट, मेरी मर्जी में जो करूं, क्या उसकी कोई लिमिटेशन है? तो स्वामी जी अपने हिंदू धर्म के शास्त्रों के अकॉर्डिंग फ्रीडम को डिफाइन करते हैं कि किस व्यक्ति की कितनी फ्रीडम हो सकती है। तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। पहली चीज है कि
कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति वैक्यूम में तो होता नहीं है कि आप पूरे जंगल में अकेला हो और आप जो मर्जी करो। आप दूसरों के साथ रहते हो। पहली प्रॉब्लम मेरी है कि मैं अकेला रह नहीं सकता, मुझे दूसरों के साथ ही जीना है ना। मैं दूसरे, चलो मैं अपने घर में अकेला रहना चाहता हूं, पर मुझे पूरी सोसाइटी चाहिए, पूरी गवर्नमेंट चाहिए। इसीलिए चाहिए कि रोड भी अच्छा चाहिए, रूल्स भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, डिफेंस भी चाहिए, पेट भरने के लिए खाना भी चाहिए, बीमार पड़ो तो इलाज चाहिए, पढ़ने, ये सब चाहिए। अब ये सब तो इंडिविजुअली होता नहीं है, ये तो कलेक्टिव सोसाइटी से आता है। तो मैं तो अकेले जी नहीं सकता, रह भी नहीं सकता, पैदा भी नहीं हो सकता। पैदा होने के लिए भी दो लोगों की जरूरत पड़ती है, एक मेल और फीमेल की। एक से ज्यादा हो गई तो सोसाइटी बनी। तो मैं पूरी सोसाइटी का पार्ट हूं। जब मैं सोसाइटी का पार्ट बन जाता हूं, फिर मेरे हर एक्शन का दूसरों पर इंपैक्ट पड़ता है, बिल्कुल वैसे जैसे मुझे लगता है कि दूसरों के कारण मेरी फ्रीडम छिन रही है। तो मेरी हर वाणी में, हर व्यवहार में, चालने में, चलने में, खाने में, पीने में, मेरी हर एक्टिविटीज ने किसी ना किसी को तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। मुझे कोविड है, मतलब आपको पता है कोविड के समय कितनी ड्रामा चली दुनिया भर में, यूएसए में तो बहुत चली। मैं मास्क नहीं पहनूंगा क्योंकि फ्रीडम ऑफ चॉइस है। भाई तुम्हारे फ्रीडम ऑफ चॉइस में हजारों लोग मर रहे, है ना। नहीं, ये एक्सट्रीम सेल्फिश लेवल हो जाता है। तो आपकी हर एक्टिविटीज में दूसरे को इंपैक्ट पड़ता है, और दूसरे के एक्टिविटीज में आपको भी पड़ता है, पर उसकी तो आप कंप्लेन करते हो। तो जैसे एक कहावत है ना कि भाई तुम कितने अपने हाथ को घुमा सकते हो, कितने एरिया में, डिपेंड करता है कि सामने वाले का नाक जहां तक आए। अगर उसकी बॉडी तुम्हारे हाथ को घुमाते समय टच करता है, तो इसका मतलब तुम्हारी फ्रीडम से तुम ज्यादा बढ़ रहे हो। तो तुम्हारी फ्रीडम इतनी है तुम्हारे बॉडी को हिलाने में, जितनी दूसरे की बॉडी को तुम टच मत करो। और हर चीज में यही है, ये हर चीज में तुम्हारी उतनी ही फ्रीडम है जहां दूसरे की, तुम्हारे फ्रीडम से अगर दूसरे की फ्रीडम कंप्रोमाइज होता है, तो तुम्हारा फ्रीडम फिर क्वेश्चनेबल होता है। तो इसके कारण कंफ्यूजन होता है, इसके कारण डिलेमाज भी होते हैं। मेरी पर्सनालिटी लिबर्टी, कि मेरी राइट टू एक्ट फ्रीली, मेरी जो मर्जी, मेरी लाइफस्टाइल, मेरी एक्सप्रेशन, मेरी एक्शन, ये भी मुझे चाहिए। पर मुझे पता है कि मेरे कारण दूसरों पर इंपैक्ट पड़ता है, दूसरों के कारण मेरे ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है। तो मेरी कुछ और भी ड्यूटीज है कि मैं कुछ ऐसा बिहेवियर ना करूं जो कलेक्टिवली दूसरों के ऊपर कोई बैड इंपैक्ट पड़े, या जो सामने है, पड़ोसी है, उसके ऊपर ना पड़े। यहीं से शुरू होती द कंसेप्ट एथिक्स, कंसेप्ट ऑफ एथिक्स, सोशल नॉर्म्स। जो मेरे कारण दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। जब मेरे कारण दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, हर किसी के अंदर आता है, तो वहीं से फिर सोशल रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। हर रूल रेगुलेशन जो हम चलते हैं वो गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। करोड़ों रूल्स रेगुलेशंस हैं जो हम चर्चा भी करेंगे थोड़ा बहुत, जो किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। वो हमारी शादी करना, कोई गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं करता है शादी करो मत करो, पर ये सोशल नीड है। अगर आप नहीं करते हो तो सोसाइटी में केओस पैदा होता है। फिर तुम कहां कहां क्या क्या गलत काम करते रहोगे, और हर कोई कहां कहां क्या क्या गलत काम करता रहेगा, तो सोसाइटी में क्या बनेगा। वो जो बच्चे पैदा होंगे वो किसके होंगे, हु विल टेक केयर ऑफ देम। इसीलिए पूर्वजों ने ये व्यवस्था बनाई कि नहीं, तुम्हें एक सिस्टम से जाना होगा। तो वहां से आया मैरिज इंस्टीट्यूशन। तो पर्सनल लिबर्टी और जो सोशल हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी के बीच में जो कोर टेंशन है कि कहां तक मेरी फ्रीडम है और कहां से दूसरों की शुरू होती है। मेरे ऊपर दूसरों का रोल कहां से शुरू होता है, अब मेरे ऊपर मेरी
अधिकार, मेरी फ्रीडम कहां से शुरू होती है। अब ये तो अभी इतनी मेरी बातचीत से समझ में आया कि भाई मेरी फ्रीडम की एक लिमिटेशन है। एक सोसाइटी, सोसाइटी मतलब बहुत सारे लोगों की जो एक ग्रुप है, उसमें मुझे रहना है तो कुछ चीजें मेरी कंप्रोमाइज करनी है। पर सोसाइटी कोई अच्छी है ये भी तो गारंटी नहीं है कि सोसाइटी में कलेक्टिव जो कुछ भी नॉर्म्स या रूल्स या रेगुलेशंस बने हैं वो सब सही है, ये भी ठीक नहीं है। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो कलेक्टिवली डिसीजन लिया जाता है जो एक्चुअली रॉन्ग है, गलत है। और अगर हम भारत से स्टार्ट करें, कास्टिज्म से लेकर के, छुआछूत से लेकर के, हजारों ऐसी करप्शन से लेकर के जो पूरी सोसाइटी में फैला हुआ है, मैं अगर उसका पार्ट नहीं बनता हूं तो मैं सोसाइटी में क्रिटिसाइज होता हूं। तो सोसाइटी तो हमेशा कोई अच्छा रूल या रेगुलेशन से भी नहीं चलता। बहुत सारे हमारे अंदर जो बुराई है, वो बुराई इसीलिए नहीं कि हम चाहते हैं कि वो करें, वो इसीलिए कि क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कल्चर से जुड़े हुए, एक पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़े हुए, पर्टिकुलर सोसाइटी से जुड़े, उनके अच्छे बुरे हर वो नॉर्म्स को, रूल्स को, रेगुलेशन को मेरे ना चाहते हुए भी मुझे मजबूरन करना पड़ता है। फिर वहां से क्वेश्चन आते हैं कि मैं कहां तक करूं, कहां तक ना करूं। बहुत सारे लोग तो हर्ड मेंटालिटी में होते हैं। हर्ड मेंटालिटी समझते हैं ना, वो भेड़ होता है ना, भेड़ों की एक साइकोलॉजी होती है। जब वो ग्रुप में होते हैं तो पहला भेड़ जो करे, कोई लीडर नहीं होता, जो पहले चल रहा है वो अगर चलते चलते गड्ढे में एक खड्डा पड़ गया और पहला भेड़ गलती से वो खड्डे में गिर गया तो सारे भेड़ नोइंगली उस गड्ढे में गिरेंगे। इसी को कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। सामने वाला जो सबसे आगे चल रहा है वो अगर टेढ़ा मेढ़ा चले तो बाकी पीछे के भेड़ भी टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे, वो सीधा चले तो सब सीधा चलेंगे। तो सोसाइटी में तो हर्ड मेंटालिटी भरी पड़ी है। और भरी पड़ी मतलब ज्यादातर लोग सोचते नहीं है, सोसाइटी के हर वो रूल रेगुलेशन को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। सपोज मेरे पिछले जनरेशन या मेरे पेरेंट्स एक्सट्रीमली क्रूएल थे। क्रूएल इसीलिए थे कि वो कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेट करते थे, लोगों के साथ अत्याचार करते थे। वो एक्सट्रीमली अरेंज मैरिज को ब्लाइंडली धर्म मानते थे। उनका बेटा या बेटी किसी से प्यार कर ले तो उसको मार डालते थे। और मेरे से पेरेंट्स नहीं करते थे, पूरी सोसाइटी में ज्यादातर लोग करते थे। उस समय भी बहुत लोगों को बुरा लगता होगा, उनको बच्चों को भी बुरा लगता होगा। बच्चों के सामने डिलेमा है, मैं सोसाइटी के साथ चलूं कि मुझे लग रहा है ये गलत है उसके साथ चलूं। और मुझे गलत जो लग रहा है जरूरी नहीं कि वो, उसमें भी प्रॉब्लम है, डिलेमा है। मुझे जो लगता है कि मैं अपनी फ्री विल सुनूं, ये फ्री विल में भी और एक पेंच है, और वो है कि पीयर प्रेशर। मतलब जिसको मैं मानता हूं कि ये फ्री विल है, क्या जेन्युइनली वो फ्री विल है या मैं अननोइंगली किसी के द्वारा प्रेशराइज्ड हो चुका हूं। वो कौन है? मेरे जो पियर्स हैं, स्कूल के साथी, कॉलेज के साथी, काम करने वाले साथी, या मेरे जैसे आजकल सोशल मीडिया में, टीवी में देखने वाले लोग। वो एक जैसे आप देखते हैं कपड़ों का फैशन बदलता है ना। अब आजकल जीन्स आ गया, ढीला जीन्स, जिसको देखो ढीला जीन्स है ना। अब 2 साल पहले टाइट जीन्स था। इसीलिए आप कपड़े नहीं बदलते, नए कपड़े नहीं खरीदते कि आपको अच्छा लगता है। आप अनदर टाइप ऑफ हर्ड मेंटालिटी में हो, दैट इज कॉल्ड पीयर प्रेशर। आपको लगता है जब माँ बाप कहते हैं नहीं घर में 50 कपड़े पड़े, क्या जरूरत है ये आपने मेरी फ्रीडम पर क्वेश्चन उठाया। ये तुम्हारी फ्रीडम है ही नहीं, तुम और कहीं बिके हुए हो। तुम साइकोलॉजिकली बिके हुए हो सोशल मीडिया से। तुम इन्फ्लुएंस्ड हो तुम्हारे दोस्तों से, तुम इन्फ्लुएंस्ड हो तुम्हारे आसपास की सिचुएशन से, तुम्हारे सेम एज ग्रुप से। इसके साथ और भी एक है, वेस्टर्न और ईस्टर्न इन्फ्लुएंस भी।
अब अगर हम इंडियन है, हम अननोइंगली और एक जगह इन्फ्लुएंस्ड होते हैं फ्रीडम के नाम पर। अगर गोरे कुछ कर रहे हैं तो ये सही है, अगर यूरोप में कुछ हो रहा है, अमेरिका में कुछ हो रहा है, तो सही हो रहा है। फिर हम लड़ते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, भाई ये गलत है, ये हमारा ट्रेडिशन गलत है, ये हमारा कल कहीं क्यों गलत है? क्योंकि हमें दिखता है गोरे नहीं करते। ये फ्री विल भी कहीं, इसका मतलब जिसको हम सो कल्ड फ्री विल कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से कंप्रोमाइज होता है अपने दोस्तों से, सेम एज लोगों से। सुपरियरिटी, जो जिनको हम सुपरियर मानते हैं अपने से, उन लोगों को देख करके हायर मिडिल क्लास के लोग नकल करते हैं, जो बहुत हाई हाई रीच लोग हैं। फिर हायर मिडिल क्लास का नकल करते हैं जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, और उनको नकल करते हैं जो गरीब है। न्यूयॉर्क और शिकागो में जो घटता है उसको दिल्ली मुंबई वाले नकल करते हैं। दिल्ली मुंबई बेंगलुरु वाले जो नकल करते हैं उनको देख करके लखनऊ इलाहाबाद भोपाल वाले नकल करने लग जाते हैं, चंडीगढ़ वाले। उनको देख करके जालंधर और पटियाला, जबलपुर वाले नकल करने लगते हैं। अब फिर पहुंच जाता है वो कहाँ, रिमोट गांव का एक व्यक्ति भी, उसके पास पैसे नहीं खाने की, तो भी वो बाजार से वो पुराना कपड़ा, जीन्स, टाइट जीन्स और छोटे कपड़े पहन के घूमता है। तो इसका मतलब फ्रीडम तो किसी के पास नहीं है, कौन सा कपड़ा पहनूं, सब एक दूसरे की नकल करते हैं। तो कन्फ्लिक्ट बहुत है फ्रीडम और असली फ्रीडम और नकली फ्रीडम में। मोस्ट ऑफ जिसको हम असली फ्रीडम कहते हैं, वो एक तरह के कहीं ना कहीं हर्ड मेंटालिटी या पीयर प्रेशर या इंफीरियर लोगों का सुपीरियर लोगों के प्रति जो ईर्ष्या है, जेलेसी है, उनको नकल करने की, उसके कारण होती है। तो फ्रीडम का तभी आप सही यूज कर पाएंगे जब फ्रीडम के साथ जो कॉन्सिक्वेंस आते हैं आप इसको समझते हैं या एक्सेप्ट करने को तैयार है। इस पिक्चर में आप देखते हैं मछली को पूरी राइट है, फ्रीडम है कि वो जंप मार के पानी से बाहर निकल जाए, पर बाहर निकलने के बाद जो कॉन्सिक्वेंस होगा उसको झेलने के लिए वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी पड़ेगी। फिर वो ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं मर रहा हूं, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मैं तड़प रहा हूं, मुझे कोई बचाओ। मछली तो मर जाए किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मछलियों की कोई सोसाइटी नहीं है। इंसानों में कोई मर जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, फिर वो दोष देता है, वो अपनी सो कॉल्ड फ्रीडम का दोष समाज पर देता है। आप जाकर देखो अमेरिका की हर सिटी में ये जो, क्या उनको अंग्रेजी में कहते हैं, ये जो ड्रग एडिक्टेड होकर किनारे पड़े रहते हैं, अजीब अजीब बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर बना के पड़े रहते हैं, वो जुम्बो या कुछ कहते हैं उनको, है ना। ये फ्रीडम का ही रिजल्ट है ना। तो फ्रीडम जब भी हमारे पास आती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आए, तब वो सस्टेनेबल फ्रीडम होता है, परमानेंट फ्रीडम। टीन एज का जो फ्रीडम डिमांड है, जो टीन एज में जो हम फ्रीडम की डिमांड करते हैं, या कॉलेज लाइफ में जो हम फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, वो जॉब के साथ साथ कम होता जाता है। कॉलेज से निकलने के बाद शादी होते ही आपकी 70% फ्रीडम, सो कॉल्ड जो फ्रीडम की दावा भरते हो, चला जाता है। तो अब नए जनरेशन ने नई बीमारी पाली, जी हम शादी ही नहीं करना है। तो फिर तुम्हारा वो क्या होगा फिजिकल नीड का, जी हम लिव इन में रहेंगे। तो बच्चे पैदा होंगे, कौन टेक केयर करेगा? बच्चे पैदा करेंगे ही नहीं। तो कैसा हो रहा है? तो रिजल्ट क्या हुआ? अगर आप थोड़े डिटेल में न्यूज देखते हैं तो आप यूरोप को देखिए। अब यूरोप में पॉपुलेशन घटता जा रहा है। जो लोकल फ्रेंच है, जर्मन है, स्वीडन है, स्वीडिश है, ब्रिटिश है,
उनके पॉपुलेशन कम होता जा रहा है, बुढ़ापा बढ़ती जा रही है, सोसाइटी में अब काम करने वाले नहीं होते तो मुश्किल हो रहा है। तो हुआ क्या, इसकी रिजल्ट पता है क्या है? अगले मैक्सिमम 20 25 30 साल के अंदर अंदर यूरोप के ज्यादा देश मुस्लिम डोमिनेटेड देश बन जाएंगे। ब्रिटेन ऑलमोस्ट बनता जा रहा है। अगले 10 15 साल से कहते हैं वो इंग्लैंडिस्तान बनेगा, इंग्लिस्तान। क्यों? जब तुम बच्चे पैदा नहीं करते हो, तुम्हें सिर्फ भोगना ही भोगना है, एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए, तो सोसाइटी कोलैप्स करता है। और जब सोसाइटी कोलैप्स करता है, उसके जगह वो लोग कवर घुस जाते हैं जो ताक कर बैठे हैं दुनिया को बर्बाद करने के लिए, दुनिया को अपना अपने हिसाब से चलाने के लिए, जो पॉलिटिकल। तो दुनिया भर से आते हैं, अमेरिका में भी आने लग गए। पर अमेरिका अभी जैसे तैसे बचा हुआ है, भारत की हालत तो खराब है। पर यूरोप सबसे पहले बर्बाद होगा, यूरोप के ज्यादातर देश सबसे पहले बर्बाद होंगे। क्यों? एब्सोल्यूट फ्रीडम का नशा मुश्किल से 50 60 साल चलता है, उसके बाद तो आप गुलाम बनेंगे। गुलाम किनके बनेंगे? उन लोगों को जिनसे आप नफरत करते थे, वो हुक्म करेंगे। फिर शरिया लॉ से क्या होगा? आपकी सारी फ्रीडम जाएगी। आप यू विल कम बैक अगेन टू द एक्सट्रीम। अब पता है ना शरिया लॉ क्या होता है? पढ़ लीजिए, जहां जीरो फ्रीडम है। तो एब्सोल्यूट फ्रीडम का कंसेक्वेंस होता है जीरो फ्रीडम। टाइम लगता है, एक जनरेशन 2 जनरेशन फायदा उठा लेते हैं, पर आगे के सैकड़ों जनरेशन को जीरो फ्रीडम में चले जाते हैं। आपको केस स्टडी करना है, अब लेबनान की हिस्ट्री पढ़ो, अभी मुश्किल से 50 साल की हिस्ट्री। लेबनान देश है एक बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री, मुश्किल से 25 30 साल पहले तक था, 30 40 साल तक क्रिश्चियन डोमिनेटेड था, एक वेस्टर्न कंट्री के तरह बहुत ही रिच और प्रॉस्परस था। आज देखिए, प्रॉस्पेरिटी तो नाम लेने की नहीं, वहां टेररिज्म, मार काट, शरिया लॉ से भरा पड़ा है। पता है कहां से शुरू हुआ? एब्सोल्यूट फ्रीडम से। ये जो आजकल आप कहते हो लिबरलिज्म, लिबरलिज्म की कॉन्सिक्वेंस होता है शरिया लॉ। शरिया लॉ जो लोग नहीं जानते हैं, गूगल करिए। महिलाओं का तो कोई फ्रीडम नहीं, अब पुरुषों की कितनी लिमिटेड आप देखेंगे। क्योंकि लिबरल लोगों ने अगेन बच्चा पैदा करना बंद किया, लिव इन में रहने लगे, सोसाइटी की हर रूल रेगुलेशन को डिमोरलाइज किया, मैरिज सिस्टम कोलैप्स हुआ। फिर उसको भरने के लिए जैसे माइग्रेशन होने लगे, इलीगल लीगल माइग्रेशन होने लगे, आसपास के मुस्लिम लोग वहां भरने लगे। जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और एक समय आया जब वो पूरी तरह डोमिनेट हो गए। अब क्रिश्चियन वहां कुछ बचे कुचे हैं, और ये पूरी की पूरी जो घटना घटी मुश्किल से 30 35 40 साल में, पूरा लेबनान का कायाकल्प हो गया, चेंज हो गया, एब्सोल्यूट फ्रीडम से नो फ्रीडम तक। सो इसलिए लिबर्टी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है तो वो सस्टेनेबल होता है। आजकल तो सस्टेनेबिलिटी की बड़ी जमाना है जी, हर जगह सस्टेनेबल एनर्जी, सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल ट्री, सस्टेनेबल फला। सस्टेनेबल फ्रीडम तभी होता है जब फ्रीडम का एक लिमिटेशन हो और वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता हो। अब क्यों हमारे पूर्वजों ने, उन्होंने इस चीज को जो समझा, तो वहीं से उन्होंने शुरू, जो स्टार्ट हुई सोसाइटी में डेवलप हुआ, कुछ रूल्स, कुछ लॉज, कुछ रेगुलेशंस जो सोसाइटी को जोड़ने का काम करे, इंडिविजुअल को इंडिविजुअल से जोड़ने का काम करे, सुख दुख में साथ दे, अच्छे बुरे में एक दूसरे के लिए खड़ा रहे। पर जब आप सोसाइटी बनाते हैं,
एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। एक दूसरे के खड़ा होने को आप थोड़ा ब्रोडर सेंस में देखिएगा। वो जो जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव सर्कल है, वो तो है ही। जैसे लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, एक किसान चाहिए आपको, डॉक्टर चाहिए आपको, इंजीनियर चाहिए आपको, टीचर चाहिए आपको, दुकानदार चाहिए आपको, बिजनेसमैन चाहिए आपको, इंडस्ट्रियलिस्ट आपको, हर कोई चाहिए आपको, वर्कर चाहिए, सब चाहिए। इनके बीच में एक हार्मोनी होनी चाहिए। तो वहां कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगे। आप कल्पना करिए कि आप रोड में गाड़ी चला रहे हैं और वहां कोई ट्रैफिक रूल नहीं है, कोई रेड लाइट नहीं है, कोई ट्रैफिक रूल नहीं है। आप इस आर्य समाज से अपने घर तक पहुंचने में आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे, और उसमें कोई गारंटी नहीं कि आप सही सलामत पहुंच जाएं। 30% चांस है कि आ, कुछ लोगों का एक्सीडेंट होगा, गाड़ी टूटेगी तो लगेगा। तो रूल बना कि नहीं, हम सब इस रूल को फॉलो करेंगे। फ्रीडम कंप्रोमाइज हो रहा है, आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हो। फ्रीडम कंप्रोमाइज हो रहा है। आपको रेड लाइट पर रुकना है, आपको ग्रीन लाइट पर चलना है, आपको अपने लेन में रहना है। लेन में चेंज करने से पहले जो भी आपने कोर्स किया होगा वो सब आपको करना है। बुरा लगा होगा कुछ लोगों को, अभी भी लगता होगा, ये मेरी फ्रीडम नहीं है इसमें गाड़ी चलाने का। पर हर कोई स्मूथली गाड़ी चला सकता है, हर कोई सेफ है। मोस्ट ऑफ लोग सेफ है, मोस्ट ऑफ लोग सिक्योरली टाइम पर अपने घर पहुंच सकते हैं। और एक चीज इंसान की प्रॉब्लम है, उसकी दिल और दिमाग। दिल जो इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, दिमाग जो विजडम को रिप्रेजेंट करता है। हम बहुत सारे समय इमोशनली सोचते हैं, मुझे पता है ये गलत है, तब भी मैं राजी हो जाता हूं, क्योंकि मैं इमोशनल इंसान हूं। इसको फेवर करना है, मुझे पता है ये सही है, मैं कर नहीं पाता हूं, अगेन मैं इमोशनली डिसीजन लेता हूं, क्योंकि मुझे और किसी को फेवर करना है। तो दिमाग और दिल दोनों सबके अंदर है। जो केवल दिल से सुने वो ब्लाइंड हो जाता है, ब्लाइंड। धृतराष्ट्र, जो महाभारत में धृतराष्ट्र कैरेक्टर है, वो व्यास ने जो स्टोरी लिखा है वो सिर्फ फिजिकली ब्लाइंड नहीं था, वो इमोशनल था। वो सोच, उसकी विजडम था, उसकी बुद्धि थी। उसको पता है मेरे बच्चे बिगड़े हुए हैं, ये राज करेंगे, बर्बादी होगी, एक दूसरे से ग्रुपिज्म होगी, लड़ाइयां होंगी, हो सकता है सब बर्बाद हो जाए। उसको पता था। वो विदुर से डिस्कस भी करता था। विदुर बताते थे, महाराज ये सही नहीं है आपके ये बच्चे। फिर दिल नहीं मानता है, दिल मांगे मोर। फिर जी, पर आखिर में उन्होंने दिल की सुनी, आंखें बंद कर दी, जो हो रहा है होने दो। तो आपको पता है रिजल्ट क्या हुआ। इसी तरह जब आप केवल दिमाग से सोचते हैं तो आप रोबोट बन जाते हैं, रोबोट, मैकेनिकल इंसान। किसी के प्रति कोई एम्पैथी नहीं, सिंपैथी नहीं, अच्छा भाव नहीं। बिल्कुल इंडियन, वो क्या कहते हैं, वो जो कॉरपोरेट लीडर की तरह, एक नंबर के घटिया इंसान। जो सीईओ टाइप के होते हैं भारत में, कॉरपोरेट लीडर होते हैं, चूसते हैं अपने सबोर्डिनेट के। पूछो जो इंडिया से काम करके यहां आए हैं, बताएंगे अपनी सक्सेस के लिए, अपने टारगेट पूरा करने के लिए कैसे अपने अपने काम करने वाले लोगों को वो मैनिपुलेट करते हैं। रोबोट बन चुके हैं, पैसे पावर के नशे में। क्योंकि इमोशन नाम की चीज जीरो हो गया, हो जाता है। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने ये बहुत न्यूज़पेपर और न्यूज़ मैगजीन से पढ़ के दिया। ऐसा नहीं कि मैं कोई कॉरपोरेट में काम करता था, मेरी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, है ना। पर्सनली मत लेना अगर कोई इंडिया में किसी कॉरपोरेट के लीडर बन के यहाँ आए हो तो, है ना। ये जो हमने देखते हैं न्यूज वगैरह में। तो इसमें
बैलेंस जो बनाता है इमोशन का भी और दिमाग का भी। और हम तो बना नहीं सकते क्योंकि हम इंसान हैं। हम कभी इधर भी फिसलेंगे, कभी उधर भी फिसलेंगे। तो इसीलिए सोसाइटी में रूल्स बनाया जाता है, रेगुलेशंस बनाया जाता है। पहले जब यहाँ स्लेव सिस्टम था, अब भारत में इनडायरेक्टली सेमी स्लेव सिस्टम थोड़ा बहुत कॉरपोरेट फील्ड में है, तो दिन रात मेहनत कराते थे, खाना पीना कम देते थे, बड़ी मुश्किल थी। तो रूल बनाया गया, रूल बनाया गया कि नहीं, आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते हो, आपको काम के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करोगे तो एक्स्ट्रा पैसा दोगे, उनको बीच में आधा घंटा 1 घंटा आपको रेस्ट देना होगा खाने पीने की। ये मिलके रूल बना, ये सोशल रूल बने कि भाई आपको सबको फॉलो करना पड़ेगा। आप जो कमाते हो मनमर्जी आप रेट नहीं बढ़ा सकते हो, आपको सोशल चीजों का ध्यान, आप अपनी प्रॉफिट के लालच में सारे दुनिया को बंधक नहीं बना सकते हो। रूल्स रेगुलेशंस बनते गए, बनते गए, धीरे धीरे बनते गए। फिर उसी हिसाब से सोसाइटी डेवलप हुआ, मतलब हर किसी को खुशी ज्यादा मिलने लगी, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को बेटर वे में जीने लगा। और ये चीजें आज से या कल से नहीं, मैंने तो रैंडमली कॉर्पोरेट का एक एग्जाम्पल दिया। आप जब से ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ है, सृष्टि के आरंभ से, तब से ये जो सोसाइटी में जो रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, ये ऐसा नहीं कि अचानक आते हैं। ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं, धीरे धीरे सोसाइटी में इंप्लीमेंट करते हैं, अच्छा या बुरा देखा जाता है। ये एक तरह के शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है, शेयर्ड इन द वे जनरेशन टू जनरेशन भी, और एक ही पीरियड में रहने वाले लोगों के बीच में होता है। तो होता क्या है, इंडिविजुअल की फ्रीडम कंप्रोमाइज होती है, पर उससे हर व्यक्ति को सुख से जीने का एक अधिकार मिलता है कि वो एक तो अच्छी तरह जी सके, सरवाइव कर सके, सुख और शांति से जी सके, और लाइफ उसका इजियर हो। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारी फ्रीडम का एक लिमिटेशन है, जहां तक तुम्हारा बेनिफिट हो। जब कलेक्टिव हो तो तुम्हें अपनी फ्रीडम को बलि देनी पड़ेगी। और जो रूल्स या रेगुलेशन बनते हैं वो कभी कोई ऐसा नहीं कि वो कोई परमात्मा की वाणी है, वो चेंज होते रहते हैं, टाइम टेस्टेड होते हैं, टाइम के हिसाब से बदलते हैं। मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं, जो गवर्नमेंट रूल्स बनाते हैं वो गवर्नमेंट रूल्स भी पार्ट ऑफ आवर फ्रीडम और है ना, नॉन फ्रीडम का पार्ट है वो। इवन बहुत सारे रूल्स तो जो सरकार नहीं बनाता है, पर सोसाइटी में हम वो एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा ही चलता है। उनमें कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, जो बेसिक सोशल नॉर्म्स है, जिनको हम मैनर्स कहते हैं। कोई सर कहीं दुनिया में किसी ने रूल नहीं बनाया, पर हम मानते हैं कि ये हर किसी को फॉलो करना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक चीजें, इनमें से आपको कोई नई चीजें नहीं मिलेगी। और आप मोस्ट ऑफ लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप सब मोस्टली सिविलाइज्ड लोग हैं, आप फॉलो करते हैं। पर एक एग्जाम्पल के रूप में मैं रखता हूँ, जैसे कि बी काइंडली टू एल्डरली, डिसेबल्ड या प्रेग्नेंट वुमेन। जैसे कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति हो, कोई बुजुर्ग है, कोई डिसेबल्ड है, कोई प्रेग्नेंट है, या ऐसी कोई व्यक्ति है, उसको आगे जाकर हेल्प कर देना, उसकी सामान उठा लेना, उसके लिए डोर खोल देना। ये कहीं रूल बुक में नहीं है, पर ये करना चाहिए और ज्यादातर लोग करते हैं। क्योंकि कल मैं भी बूढ़ा बनूंगा, कल मेरे साथ भी बुरा होगा, तो मैं अगर करूंगा, तो सोसाइटी में अगर हर कोई अवेयर हो, हर कोई किसी के लिए कहेगा करेगा, तो देखिए कितना आसान होता है जिंदगी फिर। भाई जब आप खांसते हो, छींकते हो, अपना मुंह बंद रखो कि भाई दूसरे को भी उसका इन्फेक्शन ना जाए। ये कोई रूल बुक में नहीं है, वो कोविड के समय था, पर ये नॉर्मली सबको पता है। पर कोविड के समय रूल बनाना पड़ा, कुछ लोग मैनर नहीं जानते हैं। वो एब्सोल्यूट, वहां भी कोविड के समय आपने देखा होगा वही चली, एब्सोल्यूट फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ विल। हम तो नहीं पहनेंगे, हम तो वैक्सीन नहीं लेंगे, हम तो नहीं लगाएंगे। अरे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको प्रमोट करता है।
भाई टॉयलेट यूज करने के बाद, अगर आप पब्लिक टॉयलेट में हैं, यूज करने के बाद फ्लश करिए। कुछ आपने गंदा किया है तो उसको साफ करिए। अगर आप कुछ, आप जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में लिखा होता है, जो वहाँ काम करने वाले हैं, अगर आप रेस्टरूम यूज करते हैं तो आपको इतने सेकंड तक हाथ अच्छी तरह धोना चाहिए, क्योंकि आपका एक्ट दूसरे पर इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप किसी से बात करते हैं प्लीज और थैंक यू, कोई किसी को रूल से नहीं सिखाता, हम सीख जाते हैं, सीख जाते हैं। दूसरों को स्पेस दीजिए। जब आप क्यू में खड़े होते हैं, अब अभी ये ये भारत में कुंभ मेला चल रही थी पिछले साल, तो बीच में एक दो इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग घायल हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी। और आपको पता है भारत में मोस्ट ऑफ जो फेस्टिवल्स होते हैं, बड़ी बड़ी मेलाएं होती हैं, वहाँ भगदड़ मचता है, और लोग, कुछ लोग मारे जाते हैं, कुछ लोग घायल होते हैं। बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं कि भारत में मोस्ट ऑफ रिलीजियस, जहाँ भी मेला होती है, मक्का में भी हर साल हजारों में मरते हैं, है ना। तो किसी विद्वान व्यक्ति ने लिखा कि भारत में ये ज्यादा क्यों होते हैं, कि जो भीड़ भाड़ में, क्योंकि भीड़ मैनेजमेंट तो वहां भी होता है भारत में। एक जो सोशल एथिक व सोशल मैनर जो भारतीयों में नहीं है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम शायद ज्यादा होता है। मैं किसी स्कॉलर को कोट कर रहा हूं कि जब हम क्यू में खड़े होते हैं या लाइन में होते हैं, हम एक दूसरे से चिपक के खड़े होते हैं, किसी को कोई फिजिकल स्पेस नहीं देते हैं। यहां आप देखते हैं वेस्टर्न सोसाइटी में एक एक पर्टिकुलर, इवन आप क्यू में भी है तो आप पर्टिकुलर डिस्टेंस रखते हैं, कि आपकी सांस वहां तक ना जाए, सांस, इतनी दूरी आप रखते हैं। अरे अगर आप यहाँ के जो व्हाइट एंड ब्लैक लोगों को देखेंगे, वो, पर मैंने देखा यहाँ मोस्ट ऑफ इंडियन यहाँ भी नहीं ध्यान रखते हैं। मतलब क्यू में भी खड़े होंगे, बिल्कुल एक दूसरे पर अभी गिरने वाले की हालत में हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो सिखाए। ये सोशल नॉर्म सीखना पड़ता है ना, सोसाइटी में डेवलप करना होता है। तो दूसरे को स्पेशल, अपना एक स्पेसिफिक स्पेस देना, कि दूसरे, आप दरवाजा खोलते हैं, एलिवेटर में जाते हैं, लेट अदर्स गो फास्ट। जैसे आप ड्राइविंग लेसन में पढ़ते हैं कि दूसरे को पहले आप रास्ता दे दो, ये सेफ्टी के लिए जरूरी है कि दूसरे गाड़ी को पहले दाने दे दो, है ना। जब आप बात करते हो, खाना खाते हो, या आप चलते हो, आप अपनी सराउंडिंग का ध्यान रखो। कभी कभी हम चलते हैं, दूसरे के पीछे टकरा जाते हैं, या हमारा हाथ किसी से लग जाता है, अचानक हमारा हाथ घूमता है तो पता चला सामने वाले को टकरा गया अनजाने में। ये जो अपने आसपास का ध्यान रखना, ये ध्यान रखिए, ये सब बिल्कुल टिडबिट्स हैं। मैंने एक नोट बनाया, मोस्ट ऑफ लोग जानते हैं, मैं बस आपको वो मैसेज को कन्वे करने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब आप स्मोक करते हैं तो आप पब्लिक में ना करें, आप अलग जगह, अकेले में ऐसी जगह करें जहां दूसरे को उसका धुआं ना जाए। शॉपिंग करने के बाद शॉपिंग कार्ट को ठीक जगह रखना, ऐसा नहीं कि पार्किंग में कहीं भी रख दिया और बेचारा गाड़ी वाला जो गाड़ी लेकर आए उसको उतरना पड़े, कार्ट को हटाए, फिर अपने अपने गाड़ी रखे। जब आप पब्लिक में होते हैं, असेंबली में होते हैं, सभा में होते हैं, ऐसे प्लेस में होते हैं, अपना फोन आपको बजे नहीं। यू हैव टू मेक श्योर। यहां भी कुछ लोग ध्यान नहीं रखते। मतलब आपको अंदर आते ही ये आपके बॉडी में, माइंड में ये होना चाहिए कि मैं एक पब्लिक स्पेस में जा रहा हूं, असेंबली में जहां गैदरिंग है, तो मेरा फोन ऑलरेडी बंद हो जाना चाहिए। भूलने की जरूरत नहीं, भूलने की जरूरत, ये अपने आप को ट्रेंड करना होता है। क्योंकि आपके ये छोटी सी फोन बजते ही आपके आसपास 50 लोग के, 500 लोग के, सब डिस्टर्ब होते हैं, सब डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। आपके एक एक्ट सबको परेशान करता है। यही वो बेसिक चीजें होती है। कहीं किसी को टाइम दिया है तो टाइम पर पहुंचना, पब्लिक में थूकना नहीं, या गंदी चीजें नहीं फेंकना। आदि आदि आप लिस्ट बनाएंगे तो और हजार चीजें हो सकती है।
अब है कि कौन सा चीज मोरल है, कौन सा चीज सोशियली फायदे का है, कौन सा नहीं है, मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं, कैसे पता चलेगा? इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। कैसे मैं जानूं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कि गलत? वो फॉर्मूला है कि अंदर सोचिए, अगर जो मैं कर रहा हूं दुनिया का हर व्यक्ति अगर सेम चीज करे, एक साथ करे, तो उसे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? सपोज में थूकने की आदत है कहीं भी, और अगर हर कोई थूक रहा हो, तुम्हारे नेबरहुड का हर आदमी, घर में दो चार मेंबर्स होते हैं, सब कोई थूकता हो कम्युनिटी में, अब सोचो आप क्या होगा? इसका मतलब थूकना बुरी बात है। अगर आपको लगता है पब्लिक में जहां कुछ प्रोग्राम चल रहा है फोन बजे, एक का बज गया तो क्या हो गया? सोचिए कि हर व्यक्ति का फोन एक बजने लगे, हर 2 मिनट में, 5 मिनट में। वो बेचारा, शादी हो रही है किसी की, कि सत्संग चल रहा है, गाना हो रहा है, कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है, उनका क्या हालत होगा? है ना? तो ये खुद सोच, इसी को हमारे यहां कहते हैं धर्म। धर्म क्या है? धारणा धर्म इत्याहु, धर्मो धारयति प्रजा। मेरा और तुम्हारा वो बिहेवियर, वो कंडक्ट, जो मुझे भी और मेरे आसपास सराउंडिंग की भी और पूरे यूनिवर्स को जो सस्टेन करने में हेल्प करता है। मैं जब झूठ बोलूं, मैं बुरा हूं कि सही हूं कैसे जानूं? सोचिए कि दुनिया में हर आदमी अगर झूठ बोलेगा 1 मिनट के लिए, एक 5 बज के, एक दुनिया का सारे सरकार एक रूल बना दे कि हर संडे को 10 बज के 5 मिनट 5 सेकेंड पर 2 मिनट के लिए हर आदमी झूठ बोलेगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। आपको पता है ये पूरा दुनिया जो है आधा कोलाप्स हो जाएगा, आधा कोलाप्स हो जाएगा। इतनी सारी भयानक डिजास्टर होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला याद रखने की है। मैं जो करूं वो अगर हर कोई करे तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, तो समझ जाएंगे। अगर वो कॉन्सिक्वेंस अच्छा है, डेफिनेटली डू इट, दैट इज कॉल्ड धर्म। अगर ये बुरा है तो डेफिनेट डोंट डू इट, दैट इज कॉल्ड अधर्म। तो स्वामी जी का ये जो लास्ट नियम है कि समाज में एज एन इंडिविजुअल, ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, मैं सोशल नहीं हूं, हर व्यक्ति एक इंडिविजुअल एंटिटी है, वो हर्ड नहीं है। हम सबकी अपनी, हर एक की आत्मा अलग है, हर एक की एक अलग ब्रेन है, हर एक की विजडम है, हर एक की फीलिंग है, हर एक की इमोशन है, हर व्यक्ति यूनिक है। तो हर एक को अपनी लाइफ जीने का 100% राइट है, अपने हिसाब से जीने का राइट है। पर उस राइट कहां तक राइट है, वो हमें सराउंडिंग और जिस सोसाइटी में रहते हैं या जिस दुनिया में रहते हैं, जहां मेरी और सोशल बेनिफिट में कन्फ्लिक्ट हो, वहां हमें ये सोचने की जरूरत है कि मेरी फ्रीडम कहां तक है और आगे कहां मुझे कंप्रोमाइज करना है। तो आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। शांति। थैंक यू।